नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। साल 2023 में चीन ने किया रिकॉर्ड तोड़ अनाज का उत्पादन। सिंचाई की नई ऊर्जा क्षमता 2 करोड़ किलोवाट से ज्यादा। विदेशी ड्राइवरों और राइड शेयरिंग सेवा से जापान में वर्कर्स की कमी में राहत। अब समाचार विस्तार से। चीन ने साल 2023 में करीब 700 अरब किलोग्राम के अनाज का उत्पादन करके रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो कि लगातार 9वें वर्ष में स्थिरता का प्रतीक है। देश के 31 प्रांतों में किए गए सर्वे के मुताबिक इस साल पूरे देश में अनाज का क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्र उपज और कुल उत्पादन में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनाज का क्षेत्रफल 1,18,000 से अधिक हेक्टेयर तक पहुंच गया, जबकि अन्य अनाजों और दालों का क्षेत्रफल 99,926 से अधिक हेक्टेयर हो गया। प्रति इकाई क्षेत्र अनाज उत्पादन बढ़कर 5,845 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया और देश भर में अनाज उत्पादन करीब 70 करोड़ टन तक पहुंच गया। ये आंकड़े साल 2022 की तुलना में सकारात्मक बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। चीन का सांस्कृतिक उद्योग परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और कलात्मक डिजाइन को नए बिजनेस मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा साधा उदाहरण है बीजिंग का ऐतिहासिक लोंगफू मंदिर, जहां ऐतिहासिक तत्वों को संरक्षित करते हुए एक आर्ट म्यूजियम और स्पोर्ट्स सेंटर को शामिल किया गया है। इसी तरह का परिवर्तन शियान में देखा जा सकता है, जहां डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों को थांग राजवंश के बारे में दिखाया जाता है और लो यांग में एक इमर्सिव हॉल के जरिए लोंगमन ग्रोटो का अनुभव किया जा सकता है। ये परिवर्तन उपभोक्ताओं की उभरती हुई मांगों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, ताकि युवाओं में अपनी संस्कृति से जुड़ने की जिज्ञासा बढ़े। चीन की राजधानी बीजिंग के ईचुआंग क्षेत्र में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां तेजी से प्रगति कर रहे हैं। लीडार, मिलीमीटर वेव रडार और कई कैमरों जैसे एडवांस रूफटॉप सेंसर से लैस ये गाड़ियां 360 डिग्री रियल टाइम निगरानी के साथ बिल्कुल सटीक नेविगेशन कर सकती हैं। यात्री इन सेल्फ ड्राइविंग कारों की सुविधा अपने मोबाइल ऐप के जरिए स्कैन करके उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, इसलिए ड्राइविंग टेस्ट में 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर बिना किसी दुर्घटना के पूरे किए गए। बीजिंग का लक्ष्य दुनिया का पहला उच्च स्तरीय सेल्फ ड्राइविंग पायलट जोन स्थापित करना है, जो अब बड़े पैमाने पर तैयार होने के कगार पर है। यह पहल एक स्मार्ट सिटी बनाने में काफी बड़ा योगदान देती है, स्मार्ट सड़कों और वाहनों को जोड़ती है और भविष्य के लिए संभावित शेयरिंग ट्रैवल मॉडल को बढ़ावा देती है। साल 2023 में पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश ने 2 करोड़ से ज्यादा किलोवाट की ग्रिड कनेक्टेड नई ऊर्जा क्षमता स्थापित करके एक नए आयाम जोड़ दिया, जो साल 2022 के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। यह सिंचांग को अव्वल योगदानकर्ता बनाता है, जो पश्चिमोत्तर चीन के कुल का 42% है। इस क्षेत्र ने बिजली ट्रांसमिशन चैनलों के निर्माण को प्राथमिकता दी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में 24 पवन और फोटोवोल्टिक स्टेशन लॉन्च किए। हरित बिजली व्यापार में कुल 1 अरब से ज्यादा किलोवाट प्रति घंटे के 41 बैचों के साथ बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल से 60 गुना ज्यादा है। अगर ऐसी ही बढ़ोतरी होती रही तो उम्मीद है कि सिंचांग की ग्रिड से जुड़ी नई ऊर्जा क्षमता साल 2025 तक 11 करोड़ 60 लाख किलोवाट से अधिक हो जाएगी। यूएस राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन यानी NOAA ने बताया कि आर्कटिक में साल 2023 में इन गर्मियों में सबसे गर्म हवा का अनुभव किया गया, जो अब तक का छठा सबसे गर्म साल बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से आर्कटिक को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तापमान बढ़ रहा है, बर्फ घटती जा रही है और बारिश भी कम हो गई है। रिपोर्ट में समुद्री बर्फ की मात्रा में गिरावट पर भी जोर दिया गया है, जो सितंबर में काफी निचले स्तर पर पहुंच गई है। मिस्र में फलाफल सदियों से पसंदीदा और हेल्दी भोजन रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक रोजाना इसका आनंद सैंडविच या बीन्स के साथ लेते हैं, जिससे ये नाश्ते के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। 200 साल पहले मिस्र का ये फलाफल अपने अनूठे स्वाद के लिए दुनिया के कोने कोने में पसंद किया जाने लगा। मिस्र में इसकी लोकप्रियता का कारण है इसका उच्च पोषण मूल्य, जो पूरे दिन की ऊर्जा के लिए काफी प्रोटीन देता है। बीन्स, सब्जियों और मसालों को मिलाकर तैयार किया गया फलाफल अलग अलग आकार और विविधताओं में मिलता है। चाहे डिश हो या सैंडविच, मिस्र के लोग इसके स्वाद को काफी सराहते हैं और इसे रोज खाना पसंद करते हैं। जापान के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वर्कर्स की भारी कमी से निपटने के लिए कुछ टैक्सी कंपनियां विदेशी ड्राइवरों को काम पर रख रही हैं। पिछले 4 सालों में टैक्सी ड्राइवरों की संख्या में 20% की गिरावट देखी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट क्षमता की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
टोक्यो में मौजूद हिनोमारू कोत्सु कंपनी ने 44 वर्षीय इटालियन ड्राइवर मासिमो बेलेनी जैसे विदेशी नागरिकों को रोजगार दिया है। जापानी भाषा संबंधी बाधाएं कई चुनौतियां खड़ी करती हैं। हालांकि विदेशियों को काम पर रखना एक अच्छा समाधान है, लेकिन भाषा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चीनी नया साल चीन का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसे यहाँ तकरीबन 2 हफ्तों तक मनाया जाता है। इसे लूनर न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहा जाता है। आमतौर पर चीनी नए साल के दौरान सभी ऑफिस, कॉलेज, स्कूल बंद हो जाते हैं और चीनी लोग सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। चीनियों का नया साल कभी एक तय तारीख पर नहीं होता और हर बार यह नई तारीख पर शुरू होता है, लेकिन ये हमेशा 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच ही आता है। इस साल वसंत महोत्सव यानी लूनर न्यू ईयर 10 फरवरी को पड़ रहा है और पूरे चीन में लोग ड्रैगन वर्ष के आगमन का जश्न मना रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि चीनी नए साल का उत्सव दुनिया का सबसे बड़ा रंगीन उत्सव होता है। दुनिया में चीनी लोग जहां भी हों, इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। चीन में हर साल जश्न का माहौल रहता है। पूरा आसमान रंग बिरंगे फेस्टिव फ्लैग और लालटेन से जगमगा उठता है। चीनी नया साल, जिसे आमतौर पर वसंत महोत्सव के रूप में जाना जाता है, की जड़ें चीन के प्राचीन शांग राजवंश में है, जिसका लगभग 3500 वर्ष पुराना इतिहास है। इस महोत्सव को पूरे चीन में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है और नए साल की पूर्व संध्या में परिवार के सभी लोग एकजुट होकर रात का खाना खाते हैं। जब चीनी नया साल आता है तब गांवों में मेले लगाए जाते हैं, साथ ही बाजार भी लगता है। ये आमतौर पर खुले बाजार होते हैं, जहां नए साल से संबंधित चीजें जैसे फूल, खिलौने, कपड़े, पटाखे आदि बिकते हैं। लोग अपने मन मुताबिक ऐसे मेलों या बाजारों से घर सजाने का सामान और अपने दोस्तों को देने के लिए उपहार खरीदते हैं। चीनी नए साल को मनाने से जुड़े क्षेत्रीय रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता नजर आती है। ज्यादातर सार्वजनिक सजावट 1 महीने पहले की जाती है, लेकिन पारंपरिक रूप से चीनी नए साल की पूर्व संध्या पर घरेलू सजावट की जाती है। लोग उपहार खरीदने, साज सजावट, खाना, कपड़े आदि में काफी पैसा खर्च करते हैं। हर कोई अपने घर की अच्छे से सफाई करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साफ सफाई ना करना दुर्भाग्य को अपने घर न्योता देने जैसा है। चीनी नया साल व्यापक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में मनाया जाता है, जहां प्रवासी चीनियों की आबादी बसती है। यह उत्सव लंबे समय से कोरिया में सियोल, वियतनाम में टेट और मंगोलिया में सागान सर के रूप में मनाया जाने वाला एक पूर्वी एशियाई त्योहार रहा है। वैंकूवर, न्यूयॉर्क, लंदन और सिडनी जैसे बड़े पश्चिमी शहरों में हर साल पारंपरिक शेर और ड्रैगन डांस जैसे उत्सव के आयोजनों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। अन्य त्योहारों से अलग चीनी नए साल का कोई धार्मिक आधार नहीं होता। बेशक रसोई के देवता को खुश करने के लिए दावत देने जैसी परंपराएं हैं, लेकिन इसका नए साल से कोई लेना देना नहीं है। जीवन और परिवार का यह उत्सव चीन में होने वाली अरबों यात्राओं से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि पूरा परिवार इकट्ठा होता है और उत्सव की खुशियां मनाता है। चीनी लोग अपने परिवार के साथ टीवी पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला भी देखना पसंद करते हैं, जो चीन की प्रमुख मीडिया कंपनी CMG यानी चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह एक अनूठा चीनी नववर्ष प्रोग्राम होता है और चीनी नए साल की पूर्व संध्या पर हर साल प्रसारित किया जाता है। इसे बड़ी संख्या में देखा जाता है। यह प्रोग्राम एक वैरायटी शो है, जिसमें कॉमेडी एक्ट, गाने, डांस, कलाबाजी, जादू आदि शामिल है और यह कई चीनी परिवारों, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी चीनी नए साल की पूर्व संध्या पर देखने की परंपरा बन गई है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चीन में एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो देश की परंपराओं और मनोरंजन उद्योग को दर्शाता है। साथ ही इसमें चीनी परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण भी देखने को मिलता है। बेशक चीन का ये नववर्ष उत्सव दिवाली से पूरी तरह मेल खाता है। ये दोनों उत्सव ये दिखाने का काम करते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं और इतिहास से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में बहुत कुछ समान है और ये केवल सांस्कृतिक रूप की अभिव्यक्ति है जो अलग है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।